नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच एक नए प्रकरण के साथ जो बीएड विषय शिक्षा के एक प्रश्न पत्र ओरिएंटेशन मोबिलिटी का है, उसके हम तीसरे यूनिट की दूसरे पार्ट पर आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चूँकि पहले पार्ट में हमने ओरिएंटेशन मोबिलिटी के दो भागों में बांट करके ओरिएंटेशन पे बात किया था। आज मोबिलिटी पे बात करेंगे कि वास्तव में मोबिलिटी होती क्या है। प्रारंभ की चर्चाओं में हमने आपको बताया था कि मोबिलिटी क्या होती है, लेकिन मोबिलिटी किसके लिए अनिवार्य है और कैसे अनिवार्य हो जाता है और कैसे अनिवार्य होना चाहिए, इसी प्रकरण पे आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँ कि ये पूरे प्रकरण पढ़ने के बाद आपके अंतर्गत जो आपके आउटकम आएंगे, वो आउटकम आप देख रहे होंगे कि ये सब करने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमारा जो आउटकम है वो पूरे कंटेंट के बाद आएगा। लेकिन इस कंटेंट के तहत हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मोबिलिटी ट्रेनिंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब बच्चा दृष्टिबाधित हो, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब बच्चा कम देखता हो, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब उसको मोबिलिटी के माध्यम से सोसाइटी में मूव कराना हो। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी चुनौती होती है। उसे घबराना नहीं चाहिए, ना उससे भागना चाहिए। बच्चे के पास दिव्यांगता है, वो उसके लिए खुद ही एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन उसके प्रशिक्षण को अगर हम चुनौती बना देंगे तो शायद बच्चे में एक हीन भावना जन्म ले लेगी। उस हीन भावना से बचाने के लिए ही एक शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दृष्टिबाधित बच्चों को मोबिलिटी के माध्यम से समाज में जोड़ने का प्रयास करे और समाज में उसको ये जताने का प्रयास करे कि तुम भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और तुम्हारा भी योगदान समाज में हो सकता है अगर इन चीज़ों के बेहतर तरीके से हम कर पाएँ। तो इसी के अनुक्रम में आज हम जो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मोबिलिटी का जो प्रशिक्षण है वो कैसे दिया जाना चाहिए। क्योंकि मोबिलिटी का जब हम प्रारंभ करते हैं तो सब कुछ पूरी प्राथमिक भूमिका में आपकी आँख होती है, लेकिन अगर आपकी आँखें नहीं हैं, चाहे आप नहीं देख पा रहे हैं, तो सोचिए कि वो मोबिलिटी का जो परिदृश्य होगा कैसा होगा। आदमी की इच्छाएं पूरी हैं कि नहीं हम एक जगह से दूसरे जगह स्वतंत्र रूप से भ्रमण करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। वो नहीं कर पा रहा है तो अब दूसरा उसे कैसे मदद करे। ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें समाज में रहते हुए समाज की पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र जीवन यापन करना है, लेकिन बिना कुछ देखे हुए। सोचिए, आप केवल मात्र कल्पना करेंगे कि बिना देखे हुए जीवन की कल्पना कैसी होगी, तो शायद अपने आप में आप समझ जाएंगे कि हाँ, हमें किस तरीके से इन बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, इन बच्चों को हमें कैसे प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इसको अगर हम इस पीपीटी के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले जो उनमें आता है कि हमें इन बच्चों को लेकर के क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव कराया जाए। तो आप देखे होंगे घर का छोटा बच्चा, एकदम छोटे बच्चे से लीजिए जो कभी मतलब दृष्टिबाधित नहीं है, तो उसको उंगली पकड़ करके, उसका हाथ पकड़ करके, उसको सहारे देते हुए हम लोग मूवमेंट करना सिखाते हैं ना, कि नहीं एक छोटा बच्चा कैसे वो चलना सीखता है। वही सेम प्रक्रिया दृष्टिबाधित बच्चों के साथ हो जाती है कि जब वो कुछ नहीं देखता है, उसको हर जगह मूवमेंट कराना है, तो एक दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टिबाधित बच्चे के साथ हर एक पहलू पर उसकी मदद करेगा, उसके पूरी क्षमताओं के अनुसार उसकी मदद करेगा। वो कैसे इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए और चीज़ों को महसूस कराते हुए आगे बढ़ाता है। जितना बेहतर दृष्टिवान व्यक्ति उसको प्रशिक्षण देगा, उतना बेहतर उसका प्रशिक्षण होगा जो दृष्टिहीन व्यक्ति है। दोनों की जिम्मेदारी बराबर हो जाती है और दोनों में एक बॉन्डिंग जो कहते हैं, एक विश्वास होता है, इतना मजबूत होता है कि अगर दृष्टिवान व्यक्ति कह देगा इधर मुड़िए तो वो तुरंत मुड़ जाएगा। इतना विश्वास होना चाहिए प्रशिक्षण में। लेकिन वो प्रशिक्षण जब एकदम बेहतर होता है, वो प्रशिक्षण जब हम आगे की ओर ले जाते हैं, तो शायद हमें ये समझ में आता है कि नहीं, अब हम अपने स्वतंत्र तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन ये केवल कह देना इतना आसान काम नहीं है। ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है जो आप प्रशिक्षण जितना आप बेहतर देंगे, रोज की मर्रा के जीवन में आप जितना प्रशिक्षण देंगे, शायद बच्चे में उतनी स्वतंत्रता आएगी, उतना आत्मविश्वास आएगा, उतना अपने आप से चीज़ों को करना सीखेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप अनेक किताबों को पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी इच्छाएँ क्या होती हैं, वो क्या सोचते हैं कि नहीं हमें क्या और चाहिए और क्या मुझे और सोचने की ज़रूरत है। तो शायद हम एक दृष्टिबाधित बच्चों को केंद्र में तो रखते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकताओं को अपने अनुसार सोचते हैं
कि बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरतें क्या हो सकती हैं वो हम अपने अनुसार सोचते हैं, कभी उस बच्चे के अनुसार नहीं सोच पाते हैं। उसका एक कारण है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है ये कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है ये कर लेंगे। लेकिन जब दृष्टिबाधित बच्चे के पास जाता है तो शायद वो उन चीज़ों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है, और वही जो अपने आप ढालने का प्रयास करता है वही उसके प्रशिक्षण का एक अहम बिंदु होता है कि आप उसका प्रशिक्षण उसी के अनुसार कराइए। लेकिन हम आप देखते हैं कि नहीं, जहाँ कठिनाई का दौर होता है हम उसको स्किप कर देते हैं कि नहीं इससे बच्चे में कोई हार्मफुल हो जाए, कोई समस्या आ जाए, किसी तरह की कठिनाई बच्चे को सामना करना पड़े, हम कठिनाइयों से बचाते ले जाते हैं। शायद वही कठिनाइयाँ उसको जीवन भर झेलनी पड़ती है। इसलिए आप जब भी कोई प्रशिक्षण करिए तो उसको एक सामान्य व्यक्ति की तरह करिए कि नहीं हर की आवश्यकताएं सबकी बराबर हैं, लेकिन उसकी ज़रूरतें, उसके जो प्रशिक्षण के जो अंग हैं वो अलग अलग हैं। उसी अंग को अलग अलग मानते हुए उसके प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और उसी प्रशिक्षण को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अब हम बेहतर दिशा में और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि जब हम दृष्टिवान व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसके घर द्वार, स्कूल, कॉलेज, सड़क, तमाम जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ उसको ले जाना चाहिए तो एक बार उसके साथ आप लेकर के जाइए, फिर दूसरी बार उसको खुद मूव कराइए कि बेटा तुम जाओ। अब आप हमेशा पर्यवेक्षण में रहिए कि बच्चा जा रहा है तो किस तरीके से जा रहा है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा एक बार अपने आप उन चीज़ों को, आसपास की आवाज़ को, उसकी तीव्रता को, सारी चीज़ों को देख करके, बच्चा सारी चीज़ों को महसूस करते हुए वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब देखता नहीं है बच्चा तो चीज़ों को महसूस करता है, और जब महसूस करता है तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो और एक्टिव हो जाती हैं। वो सुनने के लिए बहुत आतुर रहता है कि हम किधर से जा रहे हैं और किधर हम आ रहे हैं, उधर का वातावरण कैसा होगा। वो अपने छठी ज्ञानेंद्रिय से देखने का तो प्रयास करता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाता है, लेकिन उन चीज़ों की परिकल्पना वो अपने मस्तिष्क में बनाता रहता है कि ये यहाँ ऐसा हो सकता है, इस तरीके का माहौल यहाँ हो सकता है, इस तरीके का माहौल यहाँ हो सकता है। कभी भी आप जब एक जो शिक्षक अगर इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप अपने एक बार अपनी आंखों पर पट्टी खुद बांधिए और उसके बाद एक बार मूव करके देखिए कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तब जाकर के इन बच्चों के साथ आप उसकी मोबिलिटी जो ट्रेनिंग है वो बेहतर दे पाएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनके माध्यम से हम इनको साथ में जोड़ करके साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन चलने का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि नहीं हम उनके अंदर एक हीन भावना जन्म दे दें कि नहीं तुमको तुम बार बार बताया जा रहा तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम कर ही नहीं सकते हो, इस तरीके की भावना उनके साथ नहीं होनी चाहिए। आप उनके साथ लगातार जुड़े रहिए, उनको उतना ही मौका दीजिए जितना एक समान बच्चे को दे रहे हैं, तो शायद वो आपके साथ बेहतर जुड़ पाएगा और बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा और अपने जीवन में भी स्वतंत्रता लाएगा और आत्मनिर्भर की जो भावना है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित हो पाएगी। तो ये तो दृष्टिवान व्यक्ति के साथ है कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है और दृष्टिवान व्यक्ति अगर उसको प्रशिक्षण दे रहा है तो उसको इस प्रकार से उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। दूसरे अनुक्रम में अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम ये सोचते हैं कि हम जब प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसमें तमाम बाधाएं और तमाम चुनौतियां आती हैं, लेकिन उसको सुरक्षात्मक तरीके से आपको देना है। तो उसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग घर में बैठे हैं और अचानक लाइट कट जाती है और हमें कैंडल के पास जाना है, चाहे माचिस जलाने के लिए माचिस के पास जाना है, तो हम कैसे अपने उठते हैं और कैसे मूव करते हैं। तो हमेशा आप देखे होंगे कि एक हाथ ऐसे करते हैं और एक हाथ ऐसे करते हैं और हमेशा ऐसे करके मूव करते हैं ताकि हम दोनों तरफ से सुरक्षित रहें। तो सुरक्षात्मक तरीके से हम बेहतर रहें, और सुरक्षात्मक तरीके से कैसे एक दृष्टिबाधित बच्चा अपने को सुरक्षित करेगा, तो उसको 2-3 टेक्निक है। आप या फिर उसको राउंड अप में दिखाइए कि अपने पैर से वो चाहे अपने हाथ से वो आसपास के एरिया को ऐसे समेटते हुए चले कि नहीं हाँ आसपास कुछ नहीं, किसी मुझे चोट नहीं लगेगा। चाहे वो अपने हाथ को ऐसे कर ले, और जैसे हम लोग अपने सामान्य तरीके से, दृष्टिबाधित बच्चे को तो अभी किनारे कर लीजिए, आप खुद जब लाइट अचानक कटती है और अंधेरे में आप जाते हैं तो किस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी को करते हैं, कैसे कैसे पोस्चर बनाते हैं आप, कि आप किस तरीके से उठते हैं और कैसे सुरक्षात्मक तरीके से मूव करते हैं, वही प्रशिक्षण बच्चे को देना है। कि जैसे ही वो उठता है और उसको तो भाई कुछ दिख नहीं रहा है और वो हम कुछ भी देख भी नहीं सकता, उसके लाइट और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी उनके जो ज्ञानेंद्रियां हैं लाइट को ऑब्जर्व करती हैं, तो जहाँ जिधर लाइट जलेगा शायद बच्चा उधर मूव करना आसान हो जाता है उसके लिए। थोड़ा बहुत भी अगर होता है तो उसको महसूस होता है कि हाँ इधर से कोई रोशनी मुझे आ रही है, मुझे मूव इधर करना है। तो अब मान लीजिए रोशनी है ही नहीं,
तो उसमें बच्चा किस तरीके से अपने आप को, तो हमेशा या फिर ऐसे हाथ करके या फिर ऐसे हाथ करके या फिर इस तरीके से हाथ करके, मतलब जैसे भी वो अपने आप को सुरक्षात्मक महसूस करे। ये टेक्निक दृष्टिवान व्यक्ति के साथ एक शिक्षक, एक गार्जियन, एक भाई, जो भी उसके शुभचिंतक हैं, वो इस तरीके का अगर प्रशिक्षण देना चाहें तो शायद इस बच्चे के लिए बेहतर होगा और बच्चे की जो सुरक्षात्मक तकनीक है वो उसके सुरक्षा में पूरी तरीके से भूमिका निभाएगी। कभी कभी होता क्या है कि हम बच्चे का प्रशिक्षण तुरंत चालू कर देते हैं कि नहीं तुमको ऐसे करना है, एक बार कराए, दो बार कराए, तीसरी बार हम तुरंत छोड़ देते हैं। आप ऐसा नहीं करना है। बच्चे की पहली योग्यता, बच्चे की पहले क्षमता, बच्चे की जो मूवमेंट है वो कितना हुआ है, वो पहले से कितना जानता है और पहले से कितना उसको बताया गया है, ये सारी चीज़ों के पहले आप ज्ञातकारी करिए, उसके बाद ये प्रशिक्षण तुरंत लागू करिए। अचानक कभी कभी होता क्या है कि हम एज ए शिक्षक, मुझे लगता है कि अब जो बच्चा आया है अब वो पूरी तरीके से इतना सीखा होगा, चाहे वो इतना जानता होगा, हम ये हमारी परिकल्पना होती है, लेकिन बच्चा वास्तव में क्या उतना जानता है, क्या वास्तव में उसको उतना अवसर मिला है, क्या वास्तव में उन चीज़ों को सीखने के लिए उसको उतने अवसर मिले हैं? अगर मिला है तब तो बच्चे के प्रशिक्षण में वो दिखेगा, नहीं मिला है तो बच्चे को हमेशा प्रारंभ से प्रारंभ करना चाहिए सिखाने के लिए कि नहीं, हाँ मुझे पता है कि तुम इतना जानते हो लेकिन फिर भी तुम प्रारंभ से करो। ये कुछ चीज़ें होती हैं को व्यवस्थित रूप में बच्चा पकड़ लेता है और व्यवस्थित तरीके से उसमें जो आत्मनिर्भरता आती है शायद उसके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करता है। नहीं तो बच्चा आत्मनिर्भर तो हो जाएगा, मूवमेंट तो करना सीख जाएगा, लेकिन मूवमेंट करने में डरेगा। अगर उसको सुरक्षात्मक तकनीक भाव नहीं पता है तो कभी कभी होता क्या है कि बच्चा कोई बड़ी घटना घट जाए उसके साथ, तो शायद वो घटना उसके जीवन में पूरी तरीके से उसको तोड़ के रख दे। तो आप कोई भी प्रशिक्षण दीजिए, बच्चे की सुरक्षा को पहले ध्यान रखिए कि भाई उसकी सुरक्षा को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये छोटे छोटे जो हमने प्रकरण बनाने का प्रयास किया है कि एक शिक्षक होने के नाते जब हम बच्चे के ओरिएंटेशन की, तो मैंने बात किया था, जब मोबिलिटी ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं तो हमें किन किन मुद्दों पर हमेशा ध्यान आकर्षित करना चाहिए और किन किन मुद्दों को हमें सोचना चाहिए। तो ये तो हो गया सुरक्षात्मक तकनीक। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें अब दूसरी चीज़ कि भाई जब आपने उसको दृष्टिवान तकनीक से कर लिया, सुरक्षात्मक तरीके से कर लिया, अब उसकी ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षण करिए। कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण क्या है कि भाई 5 ज्ञानेंद्रियां सामान्य तरीके से हैं कि भाई उसकी एक ज्ञानेंद्रिय एकदम नहीं है और 4 ज्ञानेंद्रियां उसकी एक्टिव हैं। अब 4 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव, उसी 4 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बच्चे को मूवमेंट करना है। आपकी 80% जो जानकारी है वो आपको देखने से होती है, अब उसकी 80% जो जानकारी है वो उसके दृष्टि के अभाव में समाप्त हो गई। अब उस 80% की पूर्ति 4 ज्ञानेंद्रियों से करना है। तो अब बच्चे में उसकी प्रशिक्षण की तीव्रता और बढ़ जाती है कि उसका प्रशिक्षण कैसे किया जाए कि उसकी जो 80% सूचनाओं का जो स्रोत था वो अब नहीं है, अब इस 20% सूचनाओं से भी 80% सूचनाओं को हमें कवर करना है। तो शायद एक जिम्मेदारी बच्चे पे खुद बढ़ जाती है और प्रशिक्षणकर्ता पे भी बढ़ जाती है कि कैसे अब इन चीज़ों को समझाए और कैसे इन चीज़ों को बढ़ाए। तो उसमें एक शिक्षक होने के नाते हमें ये जरूर महसूस करना चाहिए कि हम इन प्रशिक्षण को कैसे दें। तो सबसे पहले तो उसकी जो अगर बची हुई दृष्टि है तो उसको तीव्र करने के प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर मान लीजिए दृष्टि एकदम नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अब उसके जो सुनने की क्षमता है, उसके जो टच करने की क्षमता है, वो अब उन पे हमें काम करने की आवश्यकता होती है कि अगर उसके सुनने की क्षमता बेहतर होगी तो जब वो रास्ते में चलेगा, जब छड़ी लेके चलेगा वो, तो छड़ी के आवाज़ से वो समझ जाएगा कि मैं कच्चे ज़मीन पे चल रहा हूँ, पक्के ज़मीन पे चल रहा हूँ, मेरे सामने कोई बाधा आ रही है, कोई ईंट आ गया, कोई किसी तरीके का कोई रुकावट आ गया, तो वो सुन करके महसूस कर लेगा। उधर से कोई गाड़ी आ रही है, कोई पंछी की आवाज़ आ रहा है, कोई बुला रहा है, तमाम कोई हवा तेज चल रहा है, वो सारी चीज़ों को केवल सुनने पर निर्भर हो जाएगा कि हाँ मुझे किधर से बुलाया जा रहा है, इधर से कौन सी बाधाएं आ रही हैं, मुझे किस तरीके से कौन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ों को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। अगर उसकी ज्ञानेंद्रियाँ तिरछ हो गई, उन चीज़ों को अगर वो अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से इम्प्रूव कर ले रहा है बच्चा, तो सोच लीजिए कि उसके प्रशिक्षण की दिशा सही है। अगर अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से खुद को समाहित नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को सुन तो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है लेकिन चीज़ों को सुन नहीं रहा है, तो आप में इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि बच्चा सुने भी और मूवमेंट भी करे और चीज़ों को छू करके महसूस भी करना सीख जाए कि नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस दिशा में जा रहा हूँ वो सही है और सार्थक है।
ये बड़ी प्रशिक्षण की कला है कि आप कितना बेहतर तरीके से बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं और बच्चे को कितना आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा कितनी तरीके से आपसे जुड़ करके इन चीज़ों को सीख रहा है। तो उसमें उसकी अहम भूमिका निभाती है उसकी ज्ञानेंद्रियाँ। जो बची हुई ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो एक जो महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय थी, जिसकी दृष्टि थी, वो अब नहीं है। उस दृष्टि की पूर्ति जो 4 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करने का हम प्रयास करते हैं, तो उसमें प्रशिक्षण की जो तीव्रता है और बढ़ा देनी चाहिए और प्रशिक्षण को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इसका और बेहतर तरीके से प्रशिक्षण होना चाहिए। इसमें एक शिक्षक की बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो जब इस तरीके का प्रशिक्षण दे तो सबसे पहले तो उसकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसी पर वो असेसमेंट कर ले कि कौन सी ज्ञानेंद्रिय उसकी फिट है और कौन ज्ञानेंद्रियों पर मुझे काम करना है। कभी कभी होता है कि बच्चे में मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा सुन करके आगे बढ़े, बच्चा सुन भी नहीं रहा और देख भी नहीं रहा है, तो क्या उसको मूवमेंट अप नहीं कराएंगे, उसको मोबिलिटी नहीं कराएंगे? कराना पड़ेगा। हमें उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही पर अपने प्रशिक्षण को एक्टिव करना पड़ेगा कि कैसे इन प्रशिक्षण को हम दें और कैसे इन प्रशिक्षणों को हम और बेहतर बनाने का प्रयास करें कि इन बच्चों में आत्मविश्वास की भावना डेवलप हो, अपने आत्मनिर्भर तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करें। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इसमें। केवल और केवल शिक्षकों पर थोप देना कि मैंने स्कूल भेज दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो नहीं। एक गार्जियन के रूप में भी हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चे को हम अगर स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल में जो बच्चा सीख करके आया उसकी प्रैक्टिस हम कितनी गहनता से करा रहे हैं। शायद स्कूल में सीखा हुआ प्रशिक्षण अगर घर में हम प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे में जो सीखने की तीव्रता है वो तेज होगी। बच्चा जल्दी से अपने आप को समाज में एक दूसरे स्थान पर समाहित करने का प्रयास करेगा और बिना किसी सहारे के और बिना किसी लोगों के बाधा के अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करा लेगा। लेकिन वो तब होगा जब हम उसके ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के माध्यम से उसके प्रशिक्षण की तीव्रता को बढ़ाएंगे। उसमें सभी लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। वो केवल बच्चा अकेले नहीं करेगा कि नहीं ये तुम करोगे और तुम्हें को ही करना है। भाई बच्चे को तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ उसके जो गार्जियंस हैं, उसके जो टीचर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि बच्चे के साथ वो जुड़ करके बच्चों को ही मेहनत करने के सिखाएं कि नहीं कैसे तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करोगे और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुम्हें जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो गहनता से हमें इस पर प्रशिक्षण के दरमियान सीखना चाहिए कि हमें किन किन बातों में प्रशिक्षण कराना चाहिए। इसके कुछ 2-4 पॉइंट हमने निकालने का प्रयास किया अपने अध्ययन के माध्यम से कि अगर हम मुख्य बातों पर हम फोकस कर लें, एज ए शिक्षक होने के नाते मुझे अगर इन चीज़ों की भी जानकारी हो रही है तो शायद बच्चे के मोबिलिटी जो ट्रेनिंग है उसमें हम इन चीज़ों को समाहित करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला जो हम देखने का प्रयास करते हैं कि अब बच्चा अगर इतनी तरीके से हो गया सक्षम, तो अब उसको छड़ी पकड़ाइए। अब छड़ी भी आज के दरमियान में कई प्रकार की हो गई है, एक लॉन्ग केन, फोल्डिंग केन, लेजर केन। मैं इसी 3 पे बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य चीज़ों पे तो आप और भी देखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो हमें सामान्य तरीके से और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मुझे जो जानना चाहिए वो आप 2 ही छड़ी की बात होती है, एक लॉन्ग केन, एक फोल्डिंग केन। लेकिन तकनीकी से जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें एक लेजर केन भी आता है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग केन की बात करते हैं कि जो लंबी छड़ी होती है बच्चे को किस प्रकार से पकड़ाना चाहिए, कैसे उसको छड़ी पकड़ने सिखाना चाहिए और कैसे उसके बाद उसको मूवमेंट कराना चाहिए। तो जब आप एक लंबी छड़ी पर प्रशिक्षण अगर आप दे रहे हैं तो बच्चे को कैसे छड़ी के साथ मूवमेंट करना है वो हम दूसरे लेक्चर में भी गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें भी हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब बच्चे को हम छड़ी पकड़ा रहे हैं तो क्या केवल छड़ी पकड़ा देना ही उसकी मोबिलिटी के लिए सही है, या छड़ी कैसे पकड़ा जाना चाहिए, कैसे उसको मूवमेंट कराना चाहिए, छड़ी मूवमेंट क्यों कराया जाता है, छड़ी को कितने अंश में मूवमेंट कराना चाहिए, कैसे मूवमेंट कराना चाहिए, ये आपके प्रशिक्षण का पार्ट है। कि अगर वो बच्चा बेहतर तरीके से छड़ी से ही प्रशिक्षण लिया है तो शायद वो छड़ी के माध्यम से छड़ी ही उसकी आँख हो जाती है, उसी छड़ी के माध्यम से वो मूवमेंट करने लगता है। और वो छड़ी एक जो दृष्टिवान समाज है उसके लिए भी संकेत हो जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं दिखता है, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग हो, चाहे वो किसी रोड पर जा रहा हो, चाहे स्कूल जा रहा हो, चाहे किसी भी स्थान पे मूवमेंट कर रहा हो बच्चा, अगर वो हाथ में छड़ी लिया है तो एक तरीके का वो संकेत भी है दृष्टिवान लोगों के लिए कि हमें इस बच्चे को सुरक्षा देनी है। और बच्चा अपनी सुरक्षा स्वयं भी करता है, वो हमेशा अपनी दिशा में जाएगा। हमेशा अगर रोड पे जा रहा है तो रोड पर जो छड़ी मूवमेंट करता है उसमें वो यही देखने का प्रयास करता है कि मैं जिस स्थान पे जा रहा हूँ वो स्थान पूरी तरीके से सुरक्षित है कि नहीं। वो छड़ी के महसूस करके, उसकी आवाज़ को महसूस करके अपने आप को मूवमेंट कराता है। अगर वो कच्ची मिट्टी पर जाएगा तो छड़ी की आवाज़ बदल जाएगी,
पक्की मिट्टी पर जाएगा, उसकी आवाज़ बदल जाएगी। तो ये अगर हम ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण दिए हैं तब तो ये छड़ी तकनीक बच्चे के लिए बेहतर है। अगर उसको ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण ही हम नहीं दिए और उसको छड़ी पकड़ा दिए तो शायद बच्चा छड़ी के माध्यम से मूव तो करेगा, लेकिन उसके लिए बाधा आ जाएगी, उसके लिए हानि पहुंचा सकता है छड़ी, कि जो उसके सुरक्षा के लिए था उसी के लिए वो हानि पहुंचा दी। तो प्रशिक्षण देना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण कैसे होना चाहिए, प्रशिक्षण की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, इस पर आपको गहराई से सोच लेने की आवश्यकता है। कि जब आप गहराई से इन चीज़ों को सोचे रहेंगे और समझे रहेंगे तब आसानी से बच्चा मूवमेंट करेगा और आसानी से बच्चा इन चीज़ों को सीखने और करने का प्रयास करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही बच्चे में थोड़ी सी एक्टिविटी आई हम उसको छड़ी पकड़ा देते हैं, और छड़ी पकड़ाने के लिए उसका पहले संरक्षण सिखाना चाहिए कि अगर तुमको छड़ी दे दिया तो उसको भाई अब तुम मूवमेंट कर लिए तो क्या उसको कहीं फेंक दोगे? नहीं, अपने अनुसार उसको ऐसे स्थान पे रखिए कि फिर आपको वो उठाना है। आपको बार बार कोई छड़ी पकड़ाने नहीं आएगा, या फिर आप लिए रहिए या फिर कोई स्थान आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप अपनी छड़ी को यहाँ रखेंगे और यहाँ से उसको मूवमेंट के लिए ले जाएंगे। तो ये हर एक छोटी छोटी बातों को, हर एक आवश्यकताओं को अपने अनुसार सोचिएगा, और जब सोचने के लिए और बच्चों पर जब लागू करते हैं तो बच्चों के अनुसार सोचिएगा। दोनों बातें हैं। अगर मैं दृष्टिवान हूँ, अगर दृष्टिबाधित को प्रशिक्षण दे रहा हूँ तो प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया वो हमारी होगी, लेकिन वो दृष्टिबाधित बच्चे के अनुसार होगी। प्रक्रिया मेरी होगी लेकिन प्रक्रिया कराना उस दृष्टिबाधित बच्चे पर आधारित होगा। तो शायद बच्चे का जो प्रशिक्षण होगा वो बेहतर होगा और बच्चे अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको मूवमेंट में लाएंगे। दूसरी है कि जो फोल्डिंग केन है, दोनों एक ही पार्ट है कि पहले वो छड़ी रखने में दिक्कत होती है, अब फोल्डिंग हो गया तो बच्चा अपने हाथ में भी लिए रह सकता है। लेकिन वो सारी छड़ियों का मूवमेंट होना चाहिए कि आप बच्चा फोल्डिंग केन पकड़ा दिया तो उसको फोल्डिंग केन का रख रखाव कैसे होगा, वो खोलेगा कैसे, उसको मोड़ के रखेगा कैसे, सारी चीज़ों पे उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके बाद उसको पकड़ाना चाहिए कि लो बेटा तुम इसको लेकर के आगे बढ़ो, और जहाँ कोई दिक्कत होगी एक दो बार स्वतंत्र तरीके से उसको चलने का सिखाइए और अपने ऑब्जर्वेशन में। ऐसा नहीं कि आपने प्रशिक्षण एक बार दे दिया और दूसरी बार छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप दूसरी बार छोड़िए लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन में कि बच्चा कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती कर रहा है, उन गलतियों को आप देखिए और इस गलती को बच्चे को बताइए मत, बल्कि उसके प्रशिक्षण के दौरान उसको समझाने का प्रयास करिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अगर आप उसको बार बार गलतियों पे केवल फोकस कराएंगे तो बच्चे में खुद ही एक समस्या है कि नहीं वो कैसे मूवमेंट करेगा। वो तो जान रहा है कि अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो मुझे मूवमेंट में समस्या है, लेकिन मूवमेंट की समस्या को आपने मत गिनाइए, मूवमेंट करने के तरीकों को समझाइए कि अगर आप इस तरीके का कार्य करेंगे तो आपको ये हानि हो सकती है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो शायद बच्चे में ये समझ आएगी कि हाँ मुझे इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कोई कार्य करना ही नहीं है। ये शायद बच्चों में हीन भावना को उत्पन्न करेगा कि नहीं आपको सारे काम करने हैं लेकिन उससे आपको कोई समस्या ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये छड़ी तकनीक के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब सारी चीज़ों से बच्चा एक्टिव हो गया और सारी चीज़ों को वो देख लिया और सारी चीज़ों को समझ लिया, तो अब वो सामान्य तरीके से कैसे गतिशील होगा, सामान्य तरीके से कैसे चलिशुड़ता करेगा, ये उस पूरे बच्चे के पूरी गतिविधि पर निर्धारित हो जाता है कि एक बच्चा किस प्रकार से किस चीज़ों को कैसे मूवमेंट में लाएगा। जैसे किसी बच्चे को अपने घर से स्कूल जाना है, तो जब घर से स्कूल जाना है तो उसकी जो पिछली जितनी ट्रेनिंग थी वो सारी तकनीक अब उसके ऊपर छोड़ दी जाती है कि अब तुम कैसे मूवमेंट करोगे। तो बच्चा अपने छड़ी को लेता है, घर से निकलता है और सारी तरीके से अपने आप को मूवमेंट करते हुए, स्पीड भले ही स्लो होगी लेकिन उस सुरक्षात्मक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अगर उस सुरक्षात्मक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है तो एक दो बार प्रैक्टिस के बाद तीसरी बार वो कर लेगा। आप देखिएगा, आप भी कभी समाज में हैं और कभी बस स्टैंड पर जाइए, ट्रेन में जाइए, चाहे किसी यात्रा के दौरान देखिए कि ये बच्चे कभी आपसे हेल्प नहीं मांगने का प्रयास करते हैं, वो सारा काम अपने आप करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आप क्या हैं कि हमको लगता है कि नहीं इनको मदद की ज़रूरत है। ठीक है मदद करिए, लेकिन सहानुभूति वाला मदद मत करिए कि नहीं इसको तो ज़रूरत ही, इसको तो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं। अगर हम केवल उनके लिए जो इतनी सुविधाएं दी गई हैं उन सुविधाओं को केवल उनके लिए छोड़ देंगे तो शायद वो अपना सारा कार्य आसानी से कर लेंगे। लेकिन उस पर जब हमारा अतिक्रमण होने लगता है, जो सामान्य व्यक्ति है वो अतिक्रमण जब करने लगता है तो शायद वो बच्चे के लिए हार्मफुल होने लगता है कि वो अपने कार्य को कैसे संभावित करेगा और कैसे अपने कार्य को करेगा। तो समस्या वहाँ आती है जब जहाँ बच्चे की योग्यता और क्षमता को अतिक्रमित किया जाता है कि नहीं तुम ये कार्य तो कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दूसरे का कब्जा हो जाता है।
जैसे मैं अगर रेलवे की बात करूं तो उनके लिए एक अलग बोगी बना दिया गया है, उसकी जो डिज़ाइन होती है, उसका जो ढांचा होता है वो उसी अनुसार बनाया जाता है, उनके जो शौचालय होता है वो भी उसी अनुसार बनाया जाता है। लेकिन उसमें जो सामान्य जन है वो भर जाते हैं सीट के अभाव के कारण, चाहे जो भी समस्या हो। लेकिन अब जब बच्चा उसमें जाता है तो उसमें सीट है ही नहीं, भरा हुआ है। उसके बाद जो उनका शौचालय है उसमें भी सामान्य चीज़ें, ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं कि वो अपना मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए उनको बताना है कि मान लीजिए अगर आपके लिए सब बना हुआ है, आपके दिमाग में तो बन गया कि नहीं मुझे अब इस चीज़ों से करना है, लेकिन जब आप जाएंगे तो वो परिदृश्य दूसरा दिखेगा। तो उस परिदृश्य में भी आपको कैसे समाहित करना है और कैसे अपने आप को सेट करना है, ये आपको भी जानने की आवश्यकता है। इस तरीके से जब हम देखने का प्रयास करते हैं कि एक दृष्टिबाधित बच्चे को उसकी जो मोबिलिटी ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसको दृष्टिवान व्यक्ति के माध्यम से चलने सिखाना चाहिए। दूसरा, उसके सुरक्षात्मक तकनीक पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हमें उसके ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पे ध्यान देना चाहिए। चौथा, उसके छड़ी और जितने तकनीकी हैं उस पर उसके प्रशिक्षण होना चाहिए, तब जाकर के उसको समान तरीके से चलने के लिए हमें सिखाना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैम बताने का प्रयास किए थे और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है और किसी भी प्रकरण पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि हम उसी को पढ़ करके अगले प्रकरण में जब आपके पास उपस्थित हूँ तो शायद इन्हीं बिंदुओं पर हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।